चैप्टर 23 हम कर रहे हैं आज, ठीक है। इसके 3 या 4 सेक्शन हम करेंगे और एक्चुअली आपको चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। और इसकी जितनी भी एग्जांपल्स और क्विज़ेस दिए हुए हैं वो आपको करने चाहिए, ठीक है। आपकी आज शाम को सेशन है आपका, जिसमें आपकी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, और बेसिकली करना यह है कि हमने इसी के ऊपर प्रैक्टिस करनी, ठीक है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, बिकॉज ये आपकी मिड टर्म के 25% या 30% या 40% जो पार्ट ऑफ द मिड टर्म है वो एक्चुअली इसके ऊपर है, ठीक है। तो यू नीड टू वेरी नाइसली प्रैक्टिस, ओके, अंडरस्टैंड क्यों क्या बेसिकली सब कुछ आप कर चुके हैं, बस आपने उनके नाम नहीं पढ़े, ठीक है। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। बेसिकली बात यह है कि कुछ इंसाइटफुल चीजें हैं जिनके नाम असाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ऑल राइट जी। तो सो लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन। इसने बड़ा खूबसूरती से स्टार्ट किया है, वो ये कहता है लाइफ में आपको ना बड़े रिकरिंग पैटर्न्स मिलते हैं, ठीक है। उन रिकरिंग पैटर्न्स में बहुत सारी इनसाइट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो एक एग्जाम्पल देता है बड़ी खूबसूरत सी कि यार तुम एक नए शहर में गए हो, ठीक है, और उस नए शहर में तुम वॉक करते हुए जा रहे हो और तुम्हें एक जगह पर एक श्रबी ग्रीन ऑब्जेक्ट नजर आया, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हुआ हुआ एक और ऑब्जेक्ट नजर आया जो येलो कलर का था, ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाँ, एक फ्लावर की बात कर रहे हैं। और ग्रीन कलर की क्या चीज है? ग्रास है या प्लांट है, छोटा सा, है ना। तो आपको मैंने बताया था नहीं, मैंने नाम लिया नहीं लिया ना, बट ये सिर्फ ये बात बताना इज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड किस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ओके, सो लाइफ इज फुल ऑफ रिकरिंग पैटर्न, ये बात समझ, ठीक है। फिर वो आगे कहता है कि एक्चुअली इसी तरह के आपके प्रोग्रामिंग के भी पैटर्न, प्रोग्रामिंग में भी यू विल फाइंड सो मेनी ब्यूटिफुल पैटर्न, ओके। और उन पैटर्न से एक्चुअली आप अपनी प्रोग्रामिंग स्टाइल्स को कनेक्ट करते हैं कि इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, ये बात है, ठीक है। सो व्हाट वी टॉक अबाउट टुडे इज के किस टाइप के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, क्योंकि इन रिलेशनशिप से आप एक्चुअली अपने पूरे सिस्टम्स को समझने की कोशिश करते हैं, ये बात समझ। सो लुक एट दिस जी, काइंडली रीड दिस फर्स्ट लेसन इज रियली ब्यूटिफुल। कितनी खूबसूरती से वो बताता है कि रिलेशनशिप की क्यों जरूरत है। द फर्स्ट रिलेशनशिप वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट इज एक्चुअली कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप, ओके। अच्छा, कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप बेसिकली इसको आमतौर पे हैज आर रिलेशनशिप कहते हैं। हैज आर का मतलब बेसिकली ये होता है कि there is some bigger object which has some smaller objects within it, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूं तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट हैज ए डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट हैज ए नेम, ये बात समझ। तो जो नेम है वो उसके अंदर कंपोज हुआ है, ये बात समझ, ठीक है ना, ये बात समझ। तो ठीक है, जो कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप इसको आमतौर पे हैज रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन है ये 2 तरीकों से इंप्लीमेंट होती है, ये 2 तरीकों से इंप्लीमेंट होती है। अगेन देयर इज ए होल एंड देन देयर इज ए पार्ट, और होल में पार्ट्स जो है वो उसके हिस्से हैं, ओके। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन है, ये जो ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन है इसकी 2 टाइप्स है। द फर्स्ट टाइप इज एक्चुअली कॉल्ड कॉम्पोजिशन, ओके, जस्ट ए कॉम्पोजिशन, ठीक है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सो लेट मी टेल यू यूजिंग बाय बुलेटिंग डाउन द प्रॉपर्टीज, ओके। देयर इज ए पार्ट जिसको हम मेंबर कहते हैं, एंड देन देयर इज द ऑब्जेक्ट, ओके, जिसको हम होल भी कहते हैं, ओके। कुछ बुक्स में यहां पर होल के बारे में बात की जाएगी, WHOL, ठीक है। अच्छा, एक और बात, बड़ी एसेंशियल बात, कॉम्पोजिशन के अंदर
जो दी पार्ट होता है, जो दी पार्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक दी ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है। ये बात समझ आई? एग्जाम्पल लेते फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एक ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन का जो नोज है वो उसके अंदर कंपोज हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो एक नोज है वो किसी एक ही ह्यूमन बॉडी को बिलोंग कर रहा हूं। ये बात समझ आई आपको? ये बात समझ आई? ठीक है। आंखों की बात करें तो आंखें भी ऐसे ही है, ठीक है। हार्ट की बात करें तो हार्ट भी ऐसी, अनलेस कि आपने किसी को दे दिया हो, ठीक है। बट खैर, ठीक है। बट ये कि लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल टर्म की अंदर बात करें तो हम यही कहेंगे कि भाई वो किसी एक बॉडी को बिलोंग करता है। डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इट। ओके, तो कॉम्पोजिशन इज कि वो किसी एक को बिलोंग करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बात? ठीक है। एक बड़ी जरूरी बात वो ये कि ये जो पार्ट होता है ना, इसकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो मैनेज होती है बाय दी होल, बाय दी ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब कि इसको क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो मेंबर है उसको क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो दी ऑब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात समझना? और उसको इवन डिस्ट्रॉय करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की है। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आपने पॉलिनोमियल क्लास बनाई। अब पॉलिनोमियल क्लास के अंदर जो कोएफिशिएंट्स थे उनकी अरे को क्रिएट कौन करता है? पॉलिनोमियल क्लास का कंस्ट्रक्टर करता है। सो पॉलिनोमियल क्लास के अंदर जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं? वो कंपोज हुए हैं। ओके, और उन्हें क्रिएट कौन करता है? उन्हें पॉलिनोमियल क्लास ही क्रिएट करती है। ये बात समझे? उनको डिस्ट्रॉय कौन करता है? उनको डिस्ट्रॉय भी उनका ही डिस्ट्रक्टर करता है, कोई और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। आपको ये बात समझ में आई? मैंने क्या बात की? ठीक है, दैट्स ए वेरी एसेंशियल पार्ट। ओके, एक और बड़ी जरूरी बात, वो कहता है द पार्ट डज नॉट नो कि वो किसका हिस्सा है। मतलब ये कि मैं बताएं, जो कोएफिशिएंट की अरे पड़ी हुई है उसका कोई भी जो कोएफिशिएंट होता है उसको पता है वो किसके अंदर बिलोंग करता है। फ्रैक्शन क्लास आपने बनाई थी, उस फ्रैक्शन क्लास में जो आपका इंटीजर होता है, क्या न्यूमरेटर, और इंटीजर होता है डिनोमिनेटर, वो उसके अंदर कंपोज हुआ है। मुझे बताएं, एक इंट वेरिएबल को पता होता है वो किस ऑब्जेक्ट के अंदर है? नहीं पता होता। ये इंट, उसको तो पता है ये इंट का मतलब 4 बाइट की मेमोरी है, वो 4 बाइट की मेमोरी किसके अंदर पड़ी है? डजंट केयर, उसको नहीं पता कि वो किसके अंदर पड़ी है। सो द पार्ट डज नॉट नो कि वो किस दी ऑब्जेक्ट का पार्ट है। ये बात समझ? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एसेंशियल पार्ट इज कॉम्पोजिशन के अंदर एक तो उसकी एग्जिस्टेंस इज मैनेज बाय द ऑब्जेक्ट, ओके, दी होल, और पार्ट को नहीं पता कि वो किस ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है। ओके, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ओके, अब इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। और एग्जांपल ये है, इसने एक एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल मैं भी दूंगा। ये देखिए, फ्रैक्शन की क्लास है। अब फ्रैक्शन की क्लास के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो नंबर्स पड़े हुए हैं। अब एज ए क्लास के तौर पर देखा जाए तो इंटीजर भी एक क्लास है और डिनोमिनेटर भी एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, और ये पार्ट्स हैं। फ्रैक्शन क्लास को पता होता है कि मेरे कौन से पार्ट्स हैं, लेकिन न्यूमरेटर को नहीं पता कि वो किस ऑब्जेक्ट का पार्ट है। खड़े जाओ, ठीक है। ये देखें, ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ये किसने क्रिएट किया? लाइन नंबर 9 के ऊपर ये किसने क्रिएट किया? ये फ्रैक्शन की क्लास ने क्रिएट किया। किसने क्रिएट किया? आपके दी ऑब्जेक्ट ने क्रिएट किया। आपको ये बात समझ में आई? इनको क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? वो आपके दी ऑब्जेक्ट की थी। एक और बड़ी मजेदार बात बताएं, वो ये कि पहले होल बनता है या पहले पार्ट्स बनते हैं? पहले पार्ट्स बनते हैं। देखें, होल बेसिकली यहां बनेगा, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर बनेगा, लेकिन जो पार्ट्स हैं वो कहां बने? वो ये बने जाके। ये बात समझ आई आपको? बात समझ में क्या जा रहा हूं? ठीक है, सो फार सो गुड। सो एक्चुअली बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कंपोजिशन इसके बगैर इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो मेंबर इनिशियलाइजेशन के लिस्ट के थ्रू पहले जो कंपोज ऑब्जेक्ट है उनके कंस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं।
उनके कंस्ट्रक्टर्स पहले कॉल होते हैं, फिर कंस्ट्रक्टर फ्रैक्शन का कॉल होता है। यानी फ्रैक्शन का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा मतलब क्या, इसके ब्लॉक के अंदर आना। आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की? आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, एक और भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रॉय किस ऑर्डर में होंगे? सोचिएगा और एक्चुअली जाके डीबग कीजिएगा कि डिस्ट्रक्शन किस ऑर्डर में होती है। ठीक है, बाय द वे दिस इज क्वाइट ट्रिवियल एग्जांपल। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने कहता हूं। लेट्स से कि मैं एक और क्लास बनाता हूं जिसका नाम है स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने डेट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है डीओबी। और मैं क्या करता हूं, मैं स्टूडेंट पब्लिक में सेक्शन में यहां पे स्टूडेंट टाइप का एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जिसके अंदर लेट्स से डे पास हो रहा है, मंथ पास हो रहा है और ईयर पास हो रहा है। ठीक है, और मैं यहां पे मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट यूज करूंगा, यहां पे मैं डीओबी का कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा और उसमें अंडरस्कोर डी अंडरस्कोर एम और ईयर भेज दूं, और यहां पे फिर आके जो भी इसका नाम शाम असाइन करने हो मैं यहां से। आपको बात समझ में आई मैंने क्या बात की? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट जब क्रिएट होता है तो उससे पहले जो उसका पार्ट है वो पहले क्रिएट होता है। ये मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट बड़ी जरूरी है क्योंकि एक्चुअली आपने डीओबी का कंस्ट्रक्टर यहां पे कॉल किया। आपको ये बात समझ आई? पहले पार्ट बनेंगे फिर स्टूडेंट बनेगा। ओके, डज इट मेक सेंस? कॉम्पोजिशन के लिए मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट की इंपॉर्टेंस का पता होना आपको बहुत जरूरी है कि मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के बगैर कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप एक्चुअली नहीं बन सकता। ये बात समझ? दिस इज वन वे, यानी एटलीस्ट अगर उसका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आप। लेकिन एक और इंप्लीमेंटेशन होती है, और वो बेटा कौन सी होती है कि लेट्स से आपने क्लास ए बनाई है और इस क्लास के अंदर आपने क्लास बी का एक क्या रखा हुआ है, एक पॉइंटर रखा हुआ है। ठीक है, और अब आप क्या करते हैं, आप इसके कंस्ट्रक्टर वगैरह के अंदर आके बी ओबीजे इज इक्वल टू न्यू क्या कर देते हैं, लेट्स से न्यू बी कर देते हैं। ठीक है, इसकी क्रिएशन आप करते हैं। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिखी थी, ये देखिए, ये देखें, ये आपके सामने एक एग्जांपल दी हुई है। ये मैंने एक क्लास बनाई। ठीक है, आई डोंट केयर किसमें क्या लिखा हुआ है, डॉट 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 कर दिया। ठीक है, फिर मैंने एक बी क्लास बनाई और बी क्लास के अंदर मैंने ए क्लास का क्या बनाया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। और वो मैं कैसे क्रिएट करता हूं, मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू। जो भी बी कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर भेजोगे वो मैंने यहां भेज दिया। ठीक है, एक तरीका ये है कॉम्पोजिशन को इंप्लीमेंट करने का। दूसरा तरीका ये है कि मैं क्या करूं, ये करूं, मतलब कि मैंने क्या किया हुआ है, बताया मैंने क्या किया हुआ, मैंने एक क्लास का इसके अंदर क्या रखा हुआ है, पॉइंटर रखा हुआ है। लेकिन कंस्ट्रक्टर में आके मैं क्या करता हूं, इस पॉइंटर के थ्रू मेमोरी एलोकेट करता हूं। ये बात समझ आई? ये मेमोरी एलोकेट किसने की, दी ऑब्जेक्ट ने की। ठीक है, आपको ये बात समझ आई? दी ऑब्जेक्ट ने की। दी ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, जिसके अंदर वो कंपोज हुआ है होल के अंदर। ओके, अच्छा बात है, अगर आपने ये इंप्लीमेंटेशन की है तो फौरन से पहले आपको एक चीज और इंप्लीमेंट करनी जरूरी पड़ जाती है। कौन सी? कौन सा? क्या? कंस्ट्रक्टर। बेसिकली इसका कंस्ट्रक्टर भी इंप्लीमेंट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। एक और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। क्या? एक खास किस्म का कंस्ट्रक्टर आपको इंप्लीमेंट करना पड़ जाता है। कौन सा? जो डीप कॉपिंग अलाउ करता है। हाँ जी, कौन सा? कॉपी कंस्ट्रक्टर आपको बनाना पड़ जाता है। अगर आपने ये किया है तो आपको फौरन से पहले कॉपी कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और आपको एक और भी फंक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कौन सा? बताएं। एक फौरन से पहले एक और भी आपको ऑपरेटर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कौन सा? सॉरी, इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, जैसे आप P1 इज इक्वल टू P2 कहते हैं। ठीक है, दो पॉलिनोमियल्स हैं, P1 इज इक्वल टू P2 कहते हैं, तो डीप कॉपी बननी चाहिए।
क्योंकि डीप कॉपी नहीं बनेगी तो क्या होगा, डैंगलिंग पॉइंटर बनने के करने के चांसेस हैं। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इट। ये बड़ा जरूरी बात थी दरअसल मैम। हाँ जी, हाँ ऐसा नहीं हो सकता अनलेस कि आपने उसके अंदर बाय रेफरेंस ना भेजा। बाय रेफरेंस भेजा था नहीं भेजा? क्या 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 कर रहे हो तुम? पॉइंटर असाइनमेंट के अंदर तो वैसे कॉल नहीं होता, ऑब्जेक्ट असाइनमेंट होनी चाहिए ना। हाँ हाँ, आपने टेम्प वही बनाया था तो फिर तो कॉपी कॉल होगा यार। आपने कहा पॉलिनोमियल टेम्प इज इक्वल टू स्टैटिक दिस, तो कॉपी कॉल होना है। क्यों बेटा? ऑपरेटर इक्वल टू तब कॉल होता है जब मैं मेन में कहीं पे जाके ये लिखूं। फॉर एग्जांपल मैं जाके लिखूं P1 इज इक्वल टू P2 और P1 P2 पहले ही डिक्लेयर हुए पड़े। अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये इक्वल टू ऑपरेटर कॉल होगा। ओके अगर आप लिख देंगे ना पॉलिनोमियल टेम्प इज इक्वल टू स्टैटिक दिस, तो ऑफ कोर्स कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि यहां पर ये ऑब्जेक्ट बना और साथ ही असाइनमेंट होगी, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके अच्छा एक बात बताएं, एक सवाल है बड़ा जबरदस्त जो मैंने पिछली क्लास में भी किया था और एक बच्चे ने जवाब दिया था, ठीक है? और ये आपका मिड टर्म का सवाल भी आपको पहले बता दूं। मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड ऑपरेटर इक्वल इंप्लीमेंटेशन वाइज? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड ऑपरेटर इक्वल? हाँ नहीं, इंप्लीमेंटेशन का मतलब अंदर जो कोड लिखते हैं एग्जैक्टली कैसा होता है? डेलीगेट करते हैं, सिर्फ यही काम करते हैं या कुछ और भी करते हैं? सिर्फ यही करते हैं, कुछ और भी करते हैं? हाँ जी बताइए जी। जी देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू बिकॉज, हाँ सॉरी रिटर्न, हाँ चलो ठीक है, रिटर्न की मैं बात नहीं कर रहा, यानी ऑपरेटर इक्वल टू के अंदर आपको रिटर्न स्टैटिक दिस भी करना पड़ता है, ठीक है? दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, देयर इज अनदर प्रॉब्लम, देयर इज अनदर जेन्युइन प्रॉब्लम विद दिस। इमेजिन करें बेटा आपने ना कोई एक क्लास बनाई है मैट्रिक्स, ठीक है? और यहां पे आपने इंटीजर स्टैटिक वीज रखा हुआ है, ठीक है? यहां पे आप गए पब्लिक में, आपने जो भी कंस्ट्रक्टर बनाने बना ली। मैं कह रहा हूं कि भाई मैट्रिक्स टाइप का, यार ये दिमाग खराब है, मैट्रिक्स और पाई बस कर दे मैट्रिक्स, यहां पे कॉन्स्ट, हाँ कॉन्स्ट मैट्रिक्स ये कर लिया, ठीक है? और पाई की हो गया तनु, और मैं कहता हूं जी कॉन्स्ट मैट्रिक्स बढ़ गए भाई, यही करना है, ठीक है? मैं कह रहा हूं दोनों के दरमियान फर्क क्या है? देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ए कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड दिस। व्हाई? बिकॉज इसके अंदर तो जाके मैं सिर्फ ये काम करूंगा कि मुझे एसेंशियली कुछ भी नहीं करना कि दिस एरो, बेसिकली इसके अंदर मुझे एक इंटीजर रोज रखना है और कॉलम्स रखना है, ठीक है? और यहां मुझे क्या करना है, दिस एरो रोज इज इक्वल टू एम डॉट रोज, दिस एरो कॉलम इज इक्वल टू दिस, और मुझे क्या करना है यार, वीज इज इक्वल टू न्यू, बढ़ गए भाई, ठीक है? यहां पे मुझे फिर क्या करना है, फॉर लूप लगाना है, क्या करना है, बड़ा कोई डैश है यार, चलो ये भी कर लेना, ठीक है? ठीक है, ये करना पड़ेगा ना, है ना? और ये पता नहीं क्यों कर देता है ये। अच्छा आपको ये बात समझ आ गई मैंने क्या किया हुआ? यही क्या हुआ, मैं कह रहा हूं कि क्या ऑपरेटर इक्वल टू में जाके मैं यही करूंगा? अगर मैं ये कर दूं तो देयर इज ए प्रॉब्लम, अगर मैं यहां पर भी जाके ये लिख दूं तो देयर इज ए सीरियस प्रॉब्लम। व्हाट्स द प्रॉब्लम? अगर मैं ऑपरेटर इक्वल टू में जाके ये करूं तो क्या होगा? एक तो आप कह रहे होंगे ना कि भाई रीयूजेबिलिटी नहीं हो रही, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। हाँ क्या लिख गया? शाबाश। मसला ये है जब मैं कहता हूं ना M1 इज इक्वल टू M2, तो मसला ये है कि अगर आपने डायरेक्टली ये काम करना शुरू कर दिया तो जो दिस पॉइंटर था
वो किसी लीगल मेमोरी की तरफ पॉइंट कर रहा था, आपने वो मेमोरी डिलीट नहीं की। तो एक्चुअली आपको इससे पहले एक काम करना है, वो करना है आपने प्रीवियस मेमोरी ऑफ दिस डिलीटेड, है ना। अच्छा, आपने बेसिकली करना क्या है, डिलीट वो डिलीट दी होल डेटा, ठीक है। ये क्या से इंस्टॉल किया हुआ है, मुझे सब बढ़ गया है भाई, ये भी देखो, ठीक है भाई, AI इज टेकिंग ओवर, ठीक है। ये करना पड़ेगा ना आपको, आपको ये बात समझ आएगा मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है ना। आपको ये बेसिकली करना पड़ेगा। डज इट मेक सेंस? अच्छा, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये करने से पहले भी आपको एक और काम भी करना पड़ेगा। अच्छा, ये आपको समझ में आया मैंने क्या बात की है? ठीक है, वेरी नाइस। बेसिकली पॉइंट ये है कि एक्चुअली अगर दिस इज डबल इक्वल टू एड्रेस ऑफ M, ठीक है, ये करना है आपको, ठीक है। ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपने M1 इज इक्वल टू M1 कह दिया और अगर आपने ये चेक ना लगाया, व्हाट कैन इट रिजल्ट इनटू? दिस मेमोरी विल बी डिलीटेड। उसके नीचे जब आप जाएंगे तो आपका सब कुछ उड़ चुका हुआ है। ये बात समझ? तो अगर आपने M1 इज इक्वल टू M1 कह दिया तो दैट्स द प्रॉब्लम। तो इक्वल टू ऑपरेटर के अंदर आपको सेल्फ चेक भी लगाना पड़ता है और आपको प्रीवियस मेमोरी को डिलीट भी करना पड़ता है। एक्चुअली प्रीवियस मेमोरी को डिलीट करना पड़ता है और प्रीवियस मेमोरी के अंदर भी एक प्रॉब्लम है, वो ये कि आपकी सेल्फ असाइनमेंट को चेक करना, और वो ये आपको यहां चेक करते हैं। आपको ये बात समझ आ गई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस, ठीक है। सो फार सो गुड। वापस आ गए फ्रैक्शन के ऊपर। तो फ्रैक्शन को हमने देख लिया कि हमने बेसिकली कॉम्पोजिशन को देख लिया। कॉम्पोजिशन का मतलब यह है कि उसी क्लास का ऑब्जेक्ट अपने अंदर मौजूद है। आप बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, ठीक है। आप किसी क्लास के अंदर उसी क्लास का ऑब्जेक्ट आप अपने पास सेव कर लेते हैं, और वो ऑब्जेक्ट बनाने के दो तरीके हैं। या तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट ही उसके अंदर होना चाहिए, या क्या हुआ उसके अंदर पॉइंटर पड़ा हुआ। और पॉइंटर का मतलब है कि पॉइंटर के थ्रू मेमोरी भी बने आप एलोकेट करेंगे, और वो मेमोरी कौन एलोकेट करेगा? आपका दी ऑब्जेक्ट, यानी होल क्लास है वो करेगी। ये बात समझ? वो जो होल क्लास है जिसके अंदर जो चीज ऑब्जेक्ट कंपोज हुआ है उसको क्रिएट करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। बात यहां पर एक और बड़ी मजेदार एग्जांपल दी है, वो है पॉइंट 2D। अब देखिए पॉइंट 2D क्या है, एक्चुअली MX है और MY, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पे वो ओरिजिन पे असाइन होता है, और अगर एक आपको XY भेज देंगे तो वो उसको असाइनमेंट कर देता है, ठीक है। अच्छा, आप क्या करता हो, यहां आगे इसने ये फ्रेंड क्लास का ये वाला ऑपरेटर भी ओवरलोड किया हुआ है, जो बेसिकली इसी क्लास के अंदर ही इसे इंप्लीमेंट कर दिया है। इसने कहा मैं अपने आप को डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। उसके अंदर सेट पॉइंट है, और सेट पॉइंट बेसिकली क्या करता है, जो भी XY पास होता है उसको असाइनमेंट कर देता है, ठीक है। अब इसने एक क्लास बनाई, इसका नाम रखा है द क्रिएचर, ओके। क्रिएचर के अंदर दो चीजें, एक है नेम और एक है लोकेशन, ठीक है। जो नेम है उसका, वो कोई भी क्रिएचर इसका नाम होता है, ठीक है, ठीक है। और जो M लोकेशन है वो बेसिकली पॉइंट 2D के इस वक्त ये कहां पर मौजूद है, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर क्रिएचर के अंदर दो चीजें पास होती है, उसका नाम पास होता है और एक उसकी लोकेशन पास होती है। जो नाम होता है वो नाम को असाइन हो जाता है, और जो पॉइंट 2D जो लोकेशन पास होती है वो एक्चुअली लोकेशन पास होती है। ये बात समझ आई? अच्छा, कैन एनीबॉडी टेल मी कि लाइन नंबर 17 के ऊपर क्या हो रहा है? एक तो M_ नेम बन रहा है, उसको असाइनमेंट क्या हो रही है? नेम हो रही है। नेम किस क्लास का? स्ट्रिंग व्यू क्लास का। बाय द वे स्ट्रिंग व्यू एक और क्लास है जो रीड ओनली पर्पस के लिए यूज होती है, ठीक है। तो एसेंशियली हमने क्या किया, एक खास किस्म का कंस्ट्रक्टर कॉल किया स्ट्रिंग का, जिसके अंदर सेकंड जो पैरामीटर पास होता है वो क्या होता है? स्ट्रिंग व्यू का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है? ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है? ये पॉइंट 2D का क्या कॉल हुआ है? हाँ, रेफरेंस लिया होगा। ये बेसिकली क्या है? कौन सा सेक्टर कॉल हुआ होगा? कौन सा सेक्टर कॉल हुआ होगा? कॉपी का सेक्टर, ठीक है। डज इट मेक सेंस? और बाद में कॉपी सेक्टर ने इंप्लीमेंट नहीं किया तो उसका डिफॉल्ट कॉपी सेक्टर कॉल हुआ होगा, और डिफॉल्ट कॉपी सेक्टर क्या होता है? मेमोरी बाय मेमोरी कॉपी कर देता है, ओके।
ठीक है। उसके बाद हमने ये फ्रेंड और फंक्शन बनाया जो क्रिएचर का नाम डिस्प्ले करता है और कहता है कि वो इस वक्त इज एट, उसकी लोकेशन आउटपुट कर देता है। और आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि ये क्या होगा, पहले वो ये कॉल करेगा, ये कौन सा ऑपरेटर कॉल हुआ है, ये स्ट्रिंग क्लास का फ्रेंड फंक्शन कॉल हुआ है और उसमें कैस्केडिंग हुई है, तो यहां पे सी आउट ही रिप्लेस हो जाएगा। फिर ये ओ स्ट्रीम क्लास का कॉल होगा जिसके अंदर यहां पे कैरेक्टर पॉइंटर आता है, कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर स्ट्रिंग आती है ना। और फिर यहां पे दोबारा सी आउट रिप्लेस हो जाएगा और फिर उसकी जगह क्या आ जाएगा, अब ये कौन सा यहां पे कौन सा कॉल होगा, ये जब कॉल हो रहा है तो कौन सा फ्रेंड फंक्शन कॉल हो रहा है हमारा, जो हमने किस क्लास से बनाया है, जो हमने पॉइंट क्लास से बनाया, ठीक है। और ये भी रिटर्न आउट कर देता है, ठीक है। अगर हम होते तो इसकी इंप्लीमेंटेशन में यहां पे आउट ना लिखते और यहां पे हम क्या यूज करते, सी आउट यूज करते, और यहां पे हम क्या रिटर्न करते, सी आउट यूज करते, ठीक है। और ये मूव टू का फंक्शन है जो एक्स वाई लेता है और उसकी लोकेशन को चेंज कर देता है, ठीक है। और बेसिकली अंदर वो कुछ भी नहीं कर रहा है, एम लोकेशन डॉट सेट पॉइंट कॉल कर देता है, ठीक है। हेलो, तो मोबाइल यूज कर रहे हो, हाँ, खड़े हो जाओ, दो मुझे इधर, दफा हो जाओगे, शर्म नहीं आती तुम्हें। तो बेसिकली क्या करता है, ये नेम इनपुट करवाता है क्रिएचर का, यहां पे वो नेम पास कर देता है और यहां पे वो 4-7 जनरली एक एग्जांपल दे देता है, ठीक है। क्या होता है, वाइल ट्रू यहां पे क्रिएचर डिस्प्ले होती है, क्या डिस्प्ले होगा, जो भी उसने नाम इनपुट किया होगा, लेट्स से वो कहता है नेम इनपुट कर देता है टिल्लू मियां, तो क्या लिखा आएगा, टिल्लू मियां इज एट 4-7, ओके। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कहता है कि भाई अगर आपने -1 एंटर करना है तो ठीक है, वरना आप एक्स कोऑर्डिनेट एंटर करें। तो उसने एक्स कोऑर्डिनेट से कुछ एंटर किया और फिर उसने एक्स को देखा क्या -1 के बराबर तो नहीं है, अगर -1 के बराबर नहीं है तो वो क्या करता है, वो बेसिकली फिर वो अगली इनपुट लेता है, वो कहता है वाई इनपुट करो, लेकिन अगर -1 इनपुट करोगे तो मैं एग्जिट कर दूंगा, और फिर वो क्या कर देता है, वो दोबारा से सील करवा लेता है, ठीक है। और फिर ये मूव टू कॉल, सो लुक एट दिस, ये आउटपुट होगी क्या होगी, एंटर ए नेम, उसने उसका नाम रखा है मारवन और वो 4-7 के ऊपर है बाय डिफॉल्ट। फिर वो क्या करता है, वो एक्स इनपुट लेता है जो 6 होती है और 12 होता है, तो ये कहता है मारवन हैज मूव टू 6-12, फिर 3-2 इनपुट करवाता है और ये होता है। फिर जैसे ही वो -1 इनपुट करवाता है तो वो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन किस चीज की हुई है, बढ़िया बताएं। कॉम्पोजिशन दो चीजों की हुई है, कौन से, उसका नाम और उसकी लोकेशन, ओके। ये दोनों चीजें इसके अंदर कंपोज हुई है, ओके। ऑल राइट, यहां पर वो बड़ी फिर अगला पार्ट करते हैं, वो है एग्रीगेशन, ठीक है। सो हमने अभी तक क्या बात की, हमने कहा है ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन जिसको हैज और रिलेशनशिप कहते हैं, उसके दो हिस्से, एक है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब है कि एक पार्ट जो होगा वो क्या होना चाहिए, पार्ट जो है वो होल का हिस्सा है और पार्ट को क्रिएट करना और पार्ट को डिस्ट्रॉय करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दी ऑब्जेक्ट यानी होल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब हम सेकंड रिलेशनशिप के ऊपर जा रहे हैं और उसके अंदर इसी के दरमियान में डिफरेंस होगा और वो आपको बताते हैं क्या है। एग्रीगेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये 4 पार्ट्स है, ये पढ़े। कैन यू गेस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, पढ़े प्लीज। द पार्ट इज पार्ट ऑफ दी ऑब्जेक्ट, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था, अभी तक फर्क होता नहीं आ रहा। द पार्ट कैन बिलोंग टू मोर देन वन ऑब्जेक्ट, पहली बात। दूसरी बात, द पार्ट डज नॉट हैव इट्स एग्जिस्टेंस मैनेज्ड बाय दी ऑब्जेक्ट, ओके। एंड द थर्ड इज द पार्ट डज नॉट नो द एग्जिस्टेंस ऑफ दी ऑब्जेक्ट। ये तो बिल्कुल सेम हो गया कि पार्ट को नहीं पता कि वो किसका हिस्सा है, ये बात बिल्कुल ठीक। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये, थर्ड पार्ट इज द डिफरेंस कि एग्जिस्टेंस इज नॉट मैनेज्ड बाय द होल,
ओके अच्छा, अगर एग्जिस्टेंस नहीं होगी, एग्जिस्टेंस उससे मैनेज नहीं होगी, अगर एग्जिस्टेंस उससे मैनेज नहीं होगी तो फिर एग्जिस्टेंस कौन मैनेज करेगा? ओके और दूसरी बात यह है कि फिर हम सेव अंदर क्या कर रहे हैं? ओके अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये है कि लेट्स से स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट, अब स्टूडेंट की एक यूनिवर्सिटी होती है ना? अब यूनिवर्सिटी एक छोटा ऑब्जेक्ट नहीं है, यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत कुछ होता है, उसका नाम होता है, डिपार्टमेंट होता है, बहुत कुछ होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अब एक स्टूडेंट है, उसको अपनी यूनिवर्सिटी का पता होना चाहिए, है ना? तो अब सवाल यह है कि अगर हम स्टूडेंट के अंदर यूनिवर्सिटी रख देंगे, यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्ट रख देंगे, देयर विल बी ए सीरियस प्रॉब्लम। व्हाट विल बी द सीरियस प्रॉब्लम? व्हाट विल बी द सीरियस प्रॉब्लम? लेट्स से क्या हर स्टूडेंट के अंदर यूनिवर्सिटी टाइप का एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब अगर यूनिवर्सिटी के अंदर लेट्स से एक नया डिपार्टमेंट ऐड होता है, लेट्स से साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ऐड हो गया आईटीयू के अंदर, व्हाट विल बी द प्रॉब्लम अगर मैं कह रहा हूं कि हर स्टूडेंट के पास अपना अपना यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और उसको किसी का और का पता ही कुछ नहीं? व्हाट विल हैपन? सॉरी, अगर मैं कहता हूं यूनिवर्सिटी क्लास का ऑब्जेक्ट हर स्टूडेंट के पास अपना अपना पड़ा हुआ है और यूनिवर्सिटी के अंदर हम चेंजेस करने लगे कि यूनिवर्सिटी में नया डिपार्टमेंट हम ऐड करने लगे, व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? हर स्टूडेंट को जाके बताना पड़ेगा कि भाई अपने यूनिवर्सिटी को चेंज करो, अपनी यूनिवर्सिटी को चेंज करो। कितनी जगह चेंजेस करनी पड़ेगी? हर जगह चेंजेस करनी पड़ेगी। ये बात समझना की बात? सो एग्रीगेशन रिलेशनशिप सेज कि आप ऐसा नहीं करेंगे। ओके आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो हिस्सा है, वो हो सकता है मल्टीपल का हिस्सा हो और आपके पास हरगिज उसकी एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होगी। आप एक्चुअली अपने पास जो सेव रखेंगे, या तो पॉइंटर सेव करेंगे या उसका रेफरेंस सेव करेंगे, या आप उसका पॉइंटर सेव करेंगे या उसका रेफरेंस सेव करेंगे। आपको या पॉइंटर मिलेगा या आपको उसका रेफरेंस मिलेगा और आप उसका रेफरेंस अपने पास सेव करना। ये बात समझ? अब रेफरेंस सेव होने का या पॉइंटर सेव होने का फायदा क्या है? वो ये कि जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है वो कहीं और पड़ा हुआ है, उसमें आप कोई चेंजेस करेंगे, हर स्टूडेंट में वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास उसका पॉइंटर पड़ा हुआ है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा हुआ। आपको ये बात समझ आई? तो नया डिपार्टमेंट ऐड हुआ, आप एक ही ऑब्जेक्ट में जाके ऐड करेंगे सब स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसका पॉइंटर पड़ा हुआ है, उसके अंदर वो चेंज होती हुई नजर आएगी। आपको ये बात समझ आई? डू यू अंडरस्टैंड? मुझे एक बात बताएं, इस तरह के केस के अंदर क्या आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना जरूरी है? अगर आपने कोई ऐसा पॉइंटर सेव, आमतौर पर कहते हैं ना, जब भी आप पॉइंटर बनाएं, ये बिल्कुल गलत आंसर है। आमतौर पर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, हाँ भाई हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत क्यों पेश आती है? हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने की किसी क्लास के अंदर जरूरत क्यों पेश आती है? तो इसका यूजुअल जवाब लोग ये देते हैं, अगर आपके पास पॉइंटर है, अगर आपकी क्लास के अंदर कोई पॉइंटर मौजूद है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत जवाब है, ये बिल्कुल गलत जवाब है। क्यों गलत जवाब है? क्योंकि अगर वो एग्रीगेशन हुई है तो आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लें, कोई मसला वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि आपने एक स्टूडेंट का नई कॉपी बनाई, ठीक है, उसके अंदर भी जो पॉइंटर यूनिवर्सिटी का पड़ा हुआ है वो सेम यूनिवर्सिटी की तरफ पॉइंट कर रहा है, एंड दैट इज ओके। ये बात समझ आई मैं क्या बात कर रहा हूं? किस केस के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर आपको बनाना पड़ेगा? जब पॉइंटर पड़ा हो और उसकी क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी क्लास की हो और डिस्ट्रक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी क्लास की हो, यानी कि कॉम्पोजिशन हुई हो। अगर एग्रीगेशन हुई है, देयर इज नो नीड टू मेक ए कॉपी कंस्ट्रक्टर आउट ऑफ दैट फॉर दैट क्लास। जी, पता नहीं कहां होगा, वी डोंट नो। जिसने यूनिवर्सिटी बनाई होगी वो डिस्ट्रॉय करेगा। हो जाए तो हो जाए, वो अगर स्टूडेंट की क्लास डिस्ट्रॉय होगी, वो यूनिवर्सिटी के पॉइंटर को टच भी नहीं करेगी। ओके उसने हम अपनी मेमोरी को रिलीज करना है, वो रिलीज करेगी, बस वो पॉइंटर को डिलीट नहीं, उसको डिलीट नहीं करेगी। उसकी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको पॉइंटर मिला, आप अपने पास सेव करके रखें। एक्चुअली इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप उसका सिर्फ उसका कांस्टेंट पॉइंटर अपने पास सेव करें। कांस्टेंट पॉइंटर सेव करने का मतलब क्या है कि आप गलती से भी डिलीट ना कर सकें। ये बात समझ? आपको डिस्ट्रक्शन करने की इजाजत ही नहीं होती। ओके
आपको ये समझ में आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूं? ये बड़ी जरूरी बातें हैं। ओके, अब जो आप जिस एरिया में दाखिल हो रहे हैं ना, वो एक्चुअल ऊप है। आपकी एक्चुअल ऊप की का जो आप आज पहला कदम रखा आपने उस ऊप के अंदर, क्योंकि अब आप ऑब्जेक्ट्स के रिलेशनशिप्स की बातें कर रहे हैं। यानी अभी तक जो आप कर रहे थे ना, वो आपने सिंटेक्स सीखा है। सिंटेक्स का मतलब ये हथौड़ी है, ये कील है, ये पाना है, ये पलास है। ओके, आपने अभी तक जो सिंटेक्स सीखा था C++ का, जो कि बेसिकली आप समझे कि आप कारपेंट्री सीखने आए थे, आपको सिर्फ औजारों के बारे में पता लगा था। ये जो आपका चैप्टर है, ये आपका पहला ऊप में कदम है। ओके, क्योंकि अब आप असल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम की बात कर रहे हैं, उनके दरमियान में रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं। आपको ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एंड दिस इज द रियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, आपको क्लास बनानी आती है, आपको ये दिस इज नॉट ऊप। ऊप इज व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग in terms of object and their relationship. Okay, and this is a significant stride. Okay, all right. एग्जाम्पल देखें जी, यहां पे इसने बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल दी है। उसने कहा टीचर है, अब टीचर की क्लास है, उसमें उसका नाम पड़ा हुआ, ठीक है। ये सेक्टर है, इसको व्यू नेम आता है, जिसको असाइन कर देता है, उसका गेट नेम है जो गेट नेम कर देता है। अच्छा, आप देखें, मैंने एक डिपार्टमेंट बनाया और उस डिपार्टमेंट मैंने नहीं बनाया, इससे बनाया। डिपार्टमेंट के अंदर एक टीचर का रेफरेंस पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? रेफरेंस पड़ा हुआ है। ओके, अच्छा, आप चाहते थे यहां पे पॉइंटर भी रख सकते थे, लेकिन इसमें क्या रखा है? इसने रेफरेंस बनाया, ठीक है। अब ये करता क्या है? इस डिपार्टमेंट जब क्रिएट होता है तो उसके साथ से टीचर आता है, और ये टीचर भी नहीं आता, बल्कि टीचर की कॉपी नहीं आती, उसका रेफरेंस आता है। और ये करता है, इस रेफरेंस को ये रेफरेंस असाइन कर देता है। और ये क्योंकि मेंबर वाइज इनिशियलाइजेशन है, तो एसेंशियली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनेगा, रेफरेंस बनेगा, उसके साथ ही इसको ये असाइनमेंट हो जाएगी, ठीक है। दैट इज परफेक्टली नॉर्मल। ओके, दैट्स हाउ यू डू इट, ठीक है। तो आप देखें क्या हो रहा है। मेन में देखें क्या होता है। मेन में टीचर पहले बनता है, बाहर कहीं बनता है। डिपार्टमेंट जब बनता है तो इसको ये टीचर पास होता है, और डिपार्टमेंट वही लाइन नंबर 41 के ऊपर डिस्ट्रॉय हो गया। मुझे बताया टीचर डिस्ट्रॉय हुआ? टीचर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। ये बात समझ आई? यानी कि डिपार्टमेंट डिस्ट्रॉय भी हो जाए, एग्रीगेटेड जो चीज होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। कोई स्टूडेंट था, उसकी वो हमारी यूनिवर्सिटी में आया, लेकिन वो किसी भी वजह से यूनिवर्सिटी छोड़ के चला गया, यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्ट रिमूव हुआ, तो क्या उसकी वजह से यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी? यूनिवर्सिटी खत्म नहीं हो। ये बात समझ में आई? बात, इसके पास, उस स्टूडेंट के पास रेफरेंस था उस यूनिवर्सिटी का। ओके, स्टूडेंट डिस्ट्रॉय हुआ, हेलो खड़े हो जाओ, आप इडियट, खुद ही खड़े हो जाओ तुम। अगर कोई एग्रीगेटेड एट्रीब्यूट है उसके अंदर, एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट है उसके पास, तो अगर आपका जो होल है वो डिस्ट्रॉय होता है, तो वो जो पार्ट है, ठीक है ना, वो क्योंकि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो फार सो गुड। ये आपके सामने ना मैंने एक और इंप्लीमेंटेशन की है। ओहो, ये मैंने चेंज कर दी थी, सॉरी, मैं चेंज कर रहा हूं। प्लीज लुक एट दिस कि मैंने क्या किया। व्हाट इफ कि मैं एक डिपार्टमेंट बनाता हूं जिसके अंदर मल्टीपल टीचर हैं, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल टीचर होते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं डिपार्टमेंट की क्लास बना रहा हूं, उस डिपार्टमेंट में इसका नाम है कि कौन सा डिपार्टमेंट, लेट्स से CS डिपार्टमेंट, समथिंग लाइक दैट जी। और इसके अंदर एक वेक्टर पड़ा हुआ है, और वेक्टर है किस चीज का? टीचर्स के पॉइंटर का, और वो भी कॉन्स्ट, ठीक है। और इसका नाम टीज है, और ये करता है, ये जब डिपार्टमेंट बनता है तो उसका नाम आता है, और ये इस नाम को ये नाम असाइन कर देता है,
ठीक है, कोई इशू तो देर बात नहीं है। उसके बाद क्या करता है, उसके अंदर एक फंक्शन है, उसका नाम है इंसर्ट ए टीचर। इसको एक टीचर का रेफरेंस पास होता है। व्हाट यू डू इज, इस टीचर्स के पॉइंटर्स की जो अरे है उसके अंदर एड्रेस ऑफ टी भेज देते हैं। एड्रेस ऑफ टी का मतलब क्या है? क्या टीचर खुद जा रहा है उसके अंदर? नहीं, उसका पॉइंटर उसके पास से। ये बात समझ आई? अगर आप इस वेक्टर को डिलीट करेंगे, मतलब देखिए टी डॉट क्लियर कॉल कर देंगे, तो क्या उससे वो टीचर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे? नहीं 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 नहीं। डिस्ट्रॉय क्या होगा? डिस्ट्रॉय उसके पॉइंटर्स होंगे, और पॉइंटर्स का मतलब है जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो वही का वही रहेगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक होगी बात, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो टीचर डिस्ट्रॉय नहीं होता। और बात है ऐसी, तो आप चाहें तो एक इंसर्ट टीचर है, आप ऐसा कर सकते हैं कि डिलीट टीचर भी बना ले। डिलीट टीचर क्या करेगा? टीचर पास होगा, उसका नाम देखेंगे, और अगर इस लिस्ट के अंदर वो मौजूद है उसको जाके इरेज कर देंगे। ठीक है, तो आप बनाना चाहें तो बना सकते। ठीक है, तो आपके मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने सामने की है। ठीक है, अच्छा अगर आपने ये तो आपने वेक्टर बनाया ना, तो बनाया वेक्टर। अगर आपको कहा जाए वेक्टर नहीं बनाना, आप बनाएं जो कि एक्सटेंडेबल होना चाहिए, तो आप मुझे बताएं यहाँ पे क्या बनाएंगे? हाँ, यहां आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक डायनामिक अरे बनानी पड़ेगी ना। डायनामिक अरे किस चीज की? क्योंकि आपने टीचर सेव नहीं करना, टीचर के पॉइंटर सेव करना। तो अगर आपने ये खुद इंप्लीमेंट करना होगा तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। हाँ जी बताएं जी, क्या करना पड़ेगा? आपको वेक्टर बनाने की जरूरत तो नहीं है। सॉरी, वेरी गुड, डबल पॉइंटर बनाना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स आपको यहां पे एक इंटीजर टी साइज भी रखना पड़ेगा। ठीक है, और शुरू में बेशक वो 0 से इनिशियलाइज कर दें। जैसे ही आर टीचर कॉल हो तो सेंचुरी आप क्या करें, इस टीचर की अरे को जो पहले टी साइज की थी उससे एक ज्यादा साइज की बनाएंगे, पुराने सारे पॉइंटर इस अरे में सेव करेंगे, और फिर जो नया टीचर ऐड हो रहा होगा उसका एड्रेस जो है वो आखिरी आप सेव करेंगे। ये बात समझ में आ गई? ये आपका मिड टर्म का एक पोटेंशियल सवाल है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ओके, तो जो वीडियो लेक्चर है उसमें आप ये देख लीजिएगा मैंने क्या बात की है। वेक्टर के बगैर अगर आपने इंप्लीमेंट करना हो तो आप कैसे करेंगे? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा मजे की बात है, और वो ये है कि लेट्स से इंटीजर टेम्प एक मेरा फंक्शन है, और लेट्स से कि मैं कहता हूं कि मैंने ना एक अरे बनानी है, किसी भी क्लास की एक अरे बनानी है। तो लेट्स से मेरी ए क्लास है, इसका मैंने वेक्टर बनाना है। तो मैं 20 कर देता हूं। ठीक है, और ए मेरी कोई भी क्लास। ठीक है, ऑफ कोर्स ये भी एरर दे रहा है, डोंट फॉरगेट अबाउट इट। ओके, अच्छा, ए क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है, वेक्टर पे जब बनाते हैं ना तो इस चीज की कॉपीज बनती है। क्या बनती है? बेसिकली जब भी आप डॉट पुश बैक कॉल करते हैं तो उसकी नई, उस वैल्यू की नई कॉपी बनाता है। बट व्हाट इफ के मैं कहता हूं कि मैंने कॉपी नहीं बनानी, मैं चाहता हूं कि उसके रेफरेंसेस की अरे हो। मतलब मैं ए टाइप की अरे नहीं बनाना चाहता, मैं ए एम % की अरे बनाना चाहता हूं। अब ये तो नहीं बनाया जा सकता, ये तो नहीं बनाया जा सकता। क्यों? वजह बताएं क्यों? क्योंकि अगर आपको कहा जाए 5 साइज की अरे बनी हुई है, अब आपने 6 साइज की अरे बनानी, तो आप क्या करते हैं? आप पहले 6 साइज की अरे बना दो, बन जाएगी वो। ठीक है, लेकिन आप अरे बनी है रेफरेंसेस की, क्या रेफरेंसेस को तुम दोबारा असाइनमेंट कर सकते हो? वो तो कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रेफरेंस हम आमतौर पर जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है साथ ही उसका क्या हो जाता है, उसको आपको रेफरेंस असाइन, किसका वो रेफरेंस है वो असाइन करना पड़ता है। अब अगर आपने एक एक्सटेंडेबल अरे बनानी है तो आप उसका रेफरेंस कैसे असाइन करेंगे? तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इन्होंने ना बेसिकली क्या किया हुआ है, एक क्लास है जो ऊपर आपको इंक्लूड करनी पड़ती है। आई थिंक उसका नाम होता है इंक्लूड रेफरेंस। ओहो, इसका नाम क्या है? उसके लिए ऊपर आई थिंक वो रैपर होता है उसका नाम। एक मिनट, चलो इंक्लूड नहीं करना पड़ता उसके लिए, नहीं ये क्लास है, फंक्शनल नाम है इसका।
फंक्शनल, और यहां पे लिख दें यूजिंग नेम स्पेस std और यहां पे आप क्या करते हैं, यहां पे आप लिखते हैं रेफरेंस अंडरस्कोर रैपर, और यहां आप जाके लिखते हैं ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि मैंने क्या बनाया है, मैंने एक रेफरेंस रैपर बनाया है, और वो बेसिकली जब आप कहते हैं ना इस ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जेक्ट असाइन कर दो, तो एसेंशियली वो करता क्या है, उसके बैक एंड पे खुद ही उसका रेफरेंस बनाता है। ठीक है। अब अगर आप वीज डॉट पुश बैक करेंगे और कोई टी वैल्यू भेजेंगे ना, तो वो बैक एंड पे रेफरेंसेस ही बनाता है। ठीक है। मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये इसने फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दी है कि आप रेफरेंसेस की एक आपने रेफरेंस रैपर बनाया स्ट्रिंग क्लास का। ठीक है। उसके अंदर नेम बनाए और यहां पे टॉम और बटा रख दिया। ठीक है। और टॉम और बटा क्या है, ये दो स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है। अब अगर आप इसको एक जिम क्लास की क्लास बनाते हैं और इसके अंदर जाके इम्प्लेस बैक करते, इम्प्लेस बैक इज पुश बैक, उसके अंदर आपने जिम पुश बैक कर दिया। अब बेसिकली ये जो जिम है, ये इसके अंदर एज ए रेफरेंस पास हुआ है। क्या पास हुआ है? एज ए रेफरेंस पास। और अब देखिए मैं क्या करता हूं, ये देखिए लाइन नंबर 17 पे जो मैंने लूप लगाया हुआ है, ये हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हर नाम पे जाओ, उसके आगे ऐड कर दो। क्या नाम ऐड कर दो? प्लस इक्वल टू कर दो बीम। ओके। और उसके बाद वो जिम को आउटपुट करता है। जिम में क्या लिखा हुआ था? जिम में जिम लिखा हुआ था, है ना। लेकिन इसने जब क्योंकि उनके रेफरेंसेस थे और हर एक के आगे जाके बीम लिख दिया, तो इसकी आउटपुट क्या होगी? इसकी आउटपुट होगी जिम बीम। ओके। क्यों? क्योंकि आपने वेक्टर में जो सेव किए हुए वो रेफरेंसेस हैं, वो उनकी नई कॉपी नहीं है। ओके। तो इसी तरह वो कहता है कि आप चाहे तो अगर आपने टीचर्स के रेफरेंसेस रखने हो तो इस तरह आप रेफरेंस यूज कर सकते हैं। उसने नीचे क्विज के अंदर उसने रेफरेंस रैपर को यूज करके बताया हुआ है कि आप मल्टीपल टीचर्स कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो एक तरीका है इस तरह के पॉइंटर्स के वेक्टर रख दें और पॉइंटर सेव करें, ना कि रेफरेंसेस। ओके। दूसरा तरीका यह है कि रेफरेंस रैपर यूज करें। ठीक है। इधर आगे एक छोटा सा क्विज टाइम जी आपसे, और बाकी सवाल आप खुद करेंगे, ये आपके लैब में शामिल है। सो छोटा सा क्विज कर लेते हैं। क्विज ये है कि बेसिकली अगर आपको कहा जाए कि कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप होना है या एग्रीगेशन रिलेशनशिप होना है, कॉम्पोजिशन में क्या था? बताएं क्या बात थी? एक ही चीज में बिलोंग करेगा। दूसरा, उसकी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट थिंग। ठीक है। ए बॉल दैट हैज ए कलर। तो पहले बताएं होल कौन है और पार्ट कौन है? बॉल है, कलर जो है उसका पार्ट है। ओके। मुझे बताएं कि ये कौन सा रिलेशनशिप है? कॉम्पोजिशन है। ओके। कि बॉल, एक बॉल का ही वो कलर होता है ना। ठीक है। एन एम्प्लॉयर दैट इज एम्प्लॉइंग मल्टीपल एम्प्लॉयज। हाँ जी, एग्रीगेशन है। ओके। उसमें होल कौन है और ये क्या है? ये उसके पार्ट। द डिपार्टमेंट इन ए यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट्स इन द यूनिवर्सिटी। पहले बताया होल कौन है? यूनिवर्सिटी। और ये क्या है? इसके पार्ट्स। ओके। योर एज, कॉम्पोजिशन। ओके। बिकॉज इट्स योर एज। ओके। ए बैग ऑफ मार्बल्स, एग्रीगेशन। वाई एग्रीगेशन? सॉरी, क्योंकि एक्चुअली हो सकता है कि आप एक मार्बल को उठा के किसी और पे डालो, लेकिन एक और सवाल भी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि क्या ऐसा होता है कि एक मार्बल मल्टीपल बैग्स में हो? ये नहीं हो सकता, है ना। तो द थिंग इज के सम पीपल कॉल इट के वो चॉइस पे भी डिपेंडेंट है कि आप ये इंप्लीमेंट करना चाहते हैं या ये इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि आप एक मार्बल को उठा के किसी और में डाल सकते हैं। ओके। बाकी ये इसने टीचर की एग्जांपल दी है। उसने कहा कि आप ये करें कि आपने ये इंप्लीमेंट करना। सो आपको ये बेसिकली 3 टीचर्स उसके अंदर डॉट ऐड फंक्शन कॉल करना। तो एसेंशियली बैक एंड पे आपको क्या करना पड़ेगा? रेफरेंस रैपर बनाना पड़ेगा। ओके। रेफरेंस रैपर बना के भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप पॉइंटर वाली इंप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। आपको दोनों इंप्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है। आपको दोनों इंप्लीमेंटेशन करनी है, और आपकी लैब में एसेंशियली यही काम है जो आपने करना। ओके। Third relationship is actually called association. अच्छा, what is that?
चल जा भाई। अच्छा, एसोसिएशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेशन एसोसिएशन इज एस्थेटिक, although के इंप्लीमेंटेशन वाइज बोथ आर लाइक एग्जैक्टली द सेम। अच्छा, क्या मतलब है इसका? एसोसिएशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि देयर आर टू थिंग्स, टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इंडिपेंडेंटली फ्रॉम, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं स्टूडेंट है और टीचर। अब स्टूडेंट और टीचर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। जमल खड़े हो जाओ, शाबाश, खड़े हो जाओ, प्रबंध खड़े हो जाओ, ठीक। स्टूडेंट और टीचर दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों की अलग अलग एग्जिस्टेंस है, ओके। लेकिन आपके स्टूडेंट को पता है कि मेरा टीचर कौन है और टीचर को पता है कि मेरा स्टूडेंट कौन। ये बात समझ? एंड हाउ इट इज यूजुअली मेंटेन्ड इज कि आपके पास मेरा पॉइंटर पड़ा होगा और मेरे पास आपका पॉइंटर पड़ा होगा। ये बात समझ? पहली बात तो ये कि एसोसिएशन के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपको उसका पता और उसको आपका पता हो। वहां पर पार्ट और होल को नहीं पता, होल को पता होता कि मेरा पार्ट कौन है, लेकिन पार्ट को नहीं पता होता। एसोसिएशन में इट इज पॉसिबल कि उसे पता है कि वो किसके साथ एसोसिएट है। आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या बात? एसोसिएशन के अंदर भी क्या आपको कॉपी शिफ्टर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा? नहीं इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्या आपको इक्वल टू ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है, उसकी डिस्ट्रक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है। अगर एक टीचर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो क्या उसके स्टूडेंट को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि क्या टीचर को भी खत्म हो जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या अगर एक टीचर को यूनिवर्सिटी निकाल देती है तो क्या सारे स्टूडेंट जो है वो उनको वो भी जो है वो यूनिवर्सिटी से निकाल दिए जाएंगे? नहीं निकाले जाएंगे। ये बात सुने, आपको ये बात समझ में आई? दीज आर स्टैटिक थिंग्स, ओके। अब इसको इंप्लीमेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, कि आपको बेसिकली पॉइंटर्स की अरे ब्रैकेट पे सेव करनी, ठीक है। तो एसोसिएशन को बेसिकली यूजुअली इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? ये बड़ी जबरदस्त एग्जांपल दी है पेशेंट और डॉक्टर की। अच्छा, इसमें देखें, इसमें एक बड़ी जरूरी बात रखी है। उसने कहा देखें एक बड़ा प्रॉब्लम होगा, और प्रॉब्लम ये होगा कि डॉक्टर की क्लास के लिए स्टूडेंट चाहिए, स्टूडेंट की क्लास के लिए डॉक्टर चाहिए। अब सवाल यह है इसमें उसे इंक्लूड करोगे, स्पेस को इंक्लूड करोगे, ये बड़ा मसला नहीं रहेगा, है ना। तो इसके लिए यूज होती है फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। क्या यूज होती है? और वो हम करते हैं कि हम जब क्लास डॉक्टर बनाते हैं ना तो उससे ऊपर जाके एम ही लिख देते हैं क्लास पेशेंट। क्लास पेशेंट का मतलब यह है कि भाई फॉरगेट अबाउट इट, टेंशन नहीं लेनी तूने, पेशेंट की क्लास आने वाली है, पेशेंट की क्लास आने वाली है। मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट या इस क्लास का पॉइंटर अपने अंदर बनाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो यहां पर हम ये बनाते हैं, यहां पर देखें इसने स्ट्रिंग नेम लिखा जो कि डॉक्टर का नाम है, और इसने वेक्टर बनाया रेफरेंस रैपर, ओके। रेफरेंस रैपर क्यों बनाया? बिकॉज वो अपने पेशेंट की पूरी लिस्ट को सेव करना चाहता है। अगर आप चाहें तो रेफरेंस रैपर अगर नहीं यूज करना तो आप पेशेंट टाइप का पॉइंटर भी अपने अंदर सेव कर सकते हैं। कॉस्ट पेशेंट पॉइंटर भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई बात? ठीक है। इसके अंदर मैंने ऐड पेशेंट का फंक्शन बनाया है, और इसी के अंदर मैंने ये फ्रेंड फंक्शन बनाया है, और इसी के अंदर अपने गेट नेम का फंक्शन बनाया, ओके। अच्छा, अब ऐड पेशेंट के अंदर क्या पास हो रहा है? एक पेशेंट टाइप का पेशेंट आ रहा है, ओके। अच्छा, इसमें कॉस्ट नहीं लिखा हुआ। कैन एनीबॉडी गेस मी क्या कॉस्ट क्यों नहीं लिखा हुआ? चले मैं आपको बताता हूं कॉस्ट क्यों नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, आज के बाद मैं आपको एक और क्लास की इंप्लीमेंटेशन दिखा रहा हूं, वो पेशेंट की है। जब पेशेंट में क्या होता है? पेशेंट में ये होता है, और ये बड़ी जरूरी बात है, ये प्लीज समझिएगा कि बहुत जरूरी क्या होती है। पेशेंट की क्लास में हम क्या करते हैं? पेशेंट की क्लास में मैंने नेम बनाया, इसके अंदर भी रेफरेंस रैपर है, मेरा डॉक्टर है। क्यों? एक डॉक्टर के मल्टीपल पेशेंट हो सकते हैं, ओके, और एक पेशेंट के मल्टीपल डॉक्टर भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते? कभी देखा है कि मेरा जी आंख का डॉक्टर कोई और है, मेरे दांतों का डॉक्टर कोई और है, मेरे हार्ट का डॉक्टर कोई और है, मेरा साइकोलॉजिस्ट कोई और है? ये बात समझ आई? ऐसा हो सकता है ना। तो देखिए हमने क्या किया। अच्छा, बात से मसला पता क्या है? अब मैं आपको दिखाता हूं ऐड डॉक्टर की इंप्लीमेंटेशन। अब ऐड डॉक्टर में उसने कहा, और देखें,
अभी आप प्लीज इंप्लीमेंटेशन बता देखें। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मैंने, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट रिकर्जन। ओके, व्हाट द प्रॉब्लम इज कि आप कहते हैं डॉक्टर, एक पेशेंट को कहते हैं अपने अंदर ये वाला डॉक्टर ऐड कर दो, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे अच्छा मेरे डॉक्टर की लिस्ट के अंदर, मेरे डॉक्टर की लिस्ट के अंदर इस लिस्ट को ऐड कर देना। लेकिन एक मसला है, मसला यह है कि आपको डॉक्टर के अंदर, डॉक्टर की लिस्ट के अंदर अपने आप को भी ऐड करवाना है। तो आप डॉक्टर को कहेंगे, क्या कहेंगे कि मेरे अंदर पेशेंट ऐड कर दो, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर की कॉल पहले गई हो, अगर डॉक्टर की कॉल पहले जाएगी तो वो रहेगा अपनी लिस्ट के अंदर इस पेशेंट को ऐड कर दो, और फिर रहेगा वो पेशेंट को कहेगा कि तुम अपने अंदर ये लिस्ट ऐड कर देना, मुझे ऐड कर देना। अब अगर ये इंप्लीमेंटेशन हम करें तो देयर इज ए प्रॉब्लम। क्यों? इसने कहा इसको ऐड करो, इसने कहा इसको ऐड करो, इसने कहा इसको ऐड करो, तो ये तो इन्फिनिट लूप में फंस जाएगा। ये बात समझ? सो व्हाट वी डू इज कि हम एक कन्वेंशन बनाते हैं। इसके बहुत सारे तरीके इसको सॉल्व करने। एक तरीका यह है कि भाई पेशेंट जो है वो डॉक्टर को कहेगा, यानी पेशेंट जो है वो डॉक्टर नहीं, पेशेंट अपने अंदर से डॉक्टर को ऐड करता है, लेकिन वो डॉक्टर को नहीं कह सकता। लेकिन डॉक्टर जो है वो अपने अंदर अपने पेशेंट के लिस्ट को भी ऐड करता है और पेशेंट को भी कहता है अपने अंदर मुझे ऐड कर दो। आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिकर्जन एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो लुक एट दिस। सो इसलिए बेसिकली जब आपने आपको कहा कि डॉक्टर को ऐड कर दो, और यहां देखें यहां पे क्या हुआ। अब मैं जब डॉक्टर का पेशेंट लिखता हूं, ऐड पेशेंट करता हूं, तो यहां पे देखें क्या होता है। ये कहता है मेरी पेशेंट की लिस्ट के अंदर पेशेंट को ऐड कर दो, ठीक है, और क्या करो, और पेशेंट का ऐड डॉक्टर कॉल कर दो। ये बात समझ? सो हमने, और इसमें स्टैटिक दिस भेज देता है। स्टैटिक का मतलब क्या है कि मेरा रेफरेंस अपने पास सेव कर लो। ये बात समझ? सो एक्चुअली वी आर अज्यूमिंग कि असल में जब ऐड कॉल होना है तो वो किसका कॉल होना है? ऐड डॉक्टर का ऐड पेशेंट कॉल होना है। ये बात समझ? पेशेंट का ऐड डॉक्टर कॉल नहीं होगा। ओके, पेशेंट की तरफ से जो है इसको कॉल नहीं आएगी, इसकी तरफ से इसको कॉल जाएगी हमेशा। आपको ये बात समझ में आई है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें एक दूसरे के ऊपर एसोसिएशन होती है। तो फिर हम एक कन्वेंशन बनाते हैं कि मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा, वो उसको रिक्वेस्ट नहीं करेगा। दैट्स अ वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम जब आप ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ रही है कि ये रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज दैट इट कैन क्रिएट अ जेन्युइन प्रॉब्लम। ओके, इसे इनडायरेक्ट रिकर्जन कहते हैं, इनडायरेक्ट रिकर्जन, और उसको सॉल्व ऐसे करते हैं। प्लीज रीड। अच्छा ये एक एग्जांपल दी है, उसने कहा ये देखें ये मेरे पेशेंट्स हैं, ये मेरे दो डॉक्टर्स हैं। तो जेम्स ने अपना ऐड पेशेंट कॉल किया, स्कॉट ने ऐड पेशेंट कॉल किया, स्कॉट ने ये दो पेशेंट कॉल कर दिए, ठीक है। तो अब हम जब जेम्स को सी आउट करेंगे, स्कॉट को डिस्प्ले आउट करेंगे और इन सारों को सी आउट करेंगे, तो वो उनके अंदर उनकी लिस्ट आएगी, उनके अंदर लिस्ट आएगी, ठीक है, ठीक है। ये आपके मिड टर्म में एक सवाल था और वो ये था, सेल्फ एसोसिएशन भी हो सकती है। सेल्फ एसोसिएशन मतलब क्या? मतलब एक कोर्स है, उसके अंदर एक प्री रिक्विजिट कोर्स की अरे पड़ी हुई है। मतलब क्या? या एक ही प्री रिक्विजिट का पॉइंटर पड़ा हुआ। मतलब क्या है कि ऊप का प्री रिक्विजिट कौन है? पीएफ। ये बात नहीं, उसके पास एक और पॉइंटर पड़ा हुआ है कि मैं किसका प्री रिक्विजिट। ये बात नहीं। तो आपको याद होगा आपके एग्जाम के अंदर एक वो नेक्स्ट वाली चीज थी, याद है ना, कि एक पॉइंटर है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक और किसी का एड्रेस पड़ा हुआ है, उसी टाइप का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है जी, काइंडली ये पढ़ लीजिएगा, ये बड़ा जरूरी है, स्पेशली ये चार्ट। इस चार्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये देख ले क्या है कि कंट्रोल माइनस करता हूं मैं, ये प्लीज पढ़ें क्या लिखा हुआ है।
कह रहा है कि ये रिलेशनशिप्स है, मेंबर्स कैन बिलोंग टू मल्टीपल क्लासेस। अगर कॉम्पोजिशन है तो ऐसा नहीं हो सकता, एग्रीगेशन है हो सकता है, एसोसिएशन है हो सकता है, ठीक है। मेंबर एग्जिस्टेंस मैनेज बाय क्लासेस, यस, नो, नो, ओके। डायरेक्शनैलिटी, दिस इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, दिस इज ऑल्सो यूनिडायरेक्शनल, दिस कुड बी यूनिडायरेक्शनल और बायडायरेक्शनल, ओके। उसके बाद है रिलेशनशिप्स वर्ब, और वो हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ, दिस इज कॉल्ड हैज अ, द यूजेस आर, ओके। यार ये ना गलती हो गई, ठीक है, ठीक है। बट द थिंग इज कि दी ओनली जो कॉम्पोजिशन का इन जनरल वर्ब यूज होता है वो हैज अ और पार्ट ऑफ दोनों यूजुअली यूज होते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली कॉम्पोजिशन की रिलेशनशिप है ना। तो कई दफा आपको ये वर्ब यूज करने में इश्यू होता है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने इन दोनों को कहा वैसे सेम ही है यार, टेंशन, ठीक है। कुछ क्लासें होती है जिसको हम डिपेंडेंसी क्लासें कहते हैं। डिपेंडेंसी क्लास का मतलब पता क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये पढ़ आप खुद लीजिएगा, वो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है, कोई भी क्लास पॉलिनोमियल क्लास है, वो पॉलिनोमियल क्लास प्रिंटिंग के लिए किसी ऑब्जेक्ट को यूज करती है, किस ऑब्जेक्ट को यूज करती है, हाँ, सी आउट। अब वो सी आउट से रिलेशनशिप उसका कौन सा होगा, है ना, आउटपुट स्ट्रीम से उसका रिलेशनशिप क्या है, या वो लोड करने के लिए फाइल से वो क्या यूज करती है, वो इनपुट फाइल स्ट्रीम को यूज करती है। ये क्या है, ये डिपेंडेंसीज है, दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी रिलेशनशिप। ये बात समझ आ गई, ठीक है। डज इट मेक सेंस? बस यही है, बस आगे कुछ और मेरे ख्याल में उसके बाद कंटेनर क्लासेस हैं, दैट्स ओके, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द फंडामेंटल आइडियाज, ओके। ये जो 23.5 तक है ये आप प्लीज इसी तरह पढ़ लें, ठीक है। आपकी 3 बजे लैब है, आपकी भी क्लास है, चले शाबाश, थैंक यू, सी यू अराउंड।